नमस्कार। पिछले 3 दिनों से सबसे ज्यादा चर्चा है कानपुर के केस की। कानपुर में एक व्यापारी के घर से करीब 200 करोड़ रुपए का कैश मिला। इस केस में जितनी जानकारी सामने आ रही है उतनी ही हैरानी हो रही है। पहले अलमारियों में पैसा मिला, फिर दीवारें खोदी तो उनमें पैसा मिला, फिर जमीन के नीचे सुरंगों में नोट मिले, जमीन के नीचे बने सीक्रेट चेंबर्स में नोटों से भरे हुए बोरे मिले, सोने की ईंटें मिली, चांदी की सिल्लियां मिली, चंदन के तेल के बड़े बड़े ड्रम मिले। और यह समझ लीजिए कि अभी तो जांच चल रही है। अब जांच एजेंसियों ने पुरातत्व विभाग की मदद मांगी है, जिससे जमीन के नीचे दीवारों के अंदर गुप्त तहखानों में छिपे खजाने को खोजा जा सके। जरा सोचिए, जिस शख्स ने इतनी अकूत दौलत जमा कर रखी थी वो कल रात थाने में जमीन पर सोया। आज अदालत ने उसे 14 दिन की हिरासत में भेज दिया। इत्र व्यापारी पीयूष जैन के पास से अब तक 194 करोड़ का कैश मिला है, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 गाड़ियां हैं और वो भी बहुत महंगी नहीं है। यह बिना किसी सिक्योरिटी के चलता था, बिल्कुल साधारण कपड़ों में, बिल्कुल आम आदमी की तरह शादियों में शिरकत करता था। जब से उसके घर में 500 के नोटों की करीब 40,000 गड्डियां मिली तो अफसर हैरान रह गए। पीयूष जैन के जानने वालों में जिसने भी यह सुना उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। इस केस में आज जो डिटेल्स सामने आई हैं वो वाकई हैरान करने वाली हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने आज खुद पूरी डिटेल शेयर की है। पीयूष जैन के कानपुर वाले घर से 177 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला। इसके बाद जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम कन्नौज गई, वहां भी नोटों का अंबार था। कन्नौज में पीयूष जैन के घर से 17 करोड़ रुपए कैश मिले। यानी अब तक पीयूष जैन के इन दोनों घरों से कुल मिलाकर 194 करोड़ रुपए नकद मिल चुके हैं। कन्नौज में नोट गिनने का सिलसिला अभी भी जारी है, जिसके बाद कैश की संख्या बढ़ सकती है। इसके अलावा 23 किलो सोना मिला। रेड के दौरान तहखाने में छिपाया गया 600 किलो सैंडलवुड ऑयल यानी चंदन का तेल मिला है, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए है। सैंडलवुड ऑयल का इस्तेमाल गुटखा बनाने में किया जाता है। छापेमारी कर रही टीम को 200 फेक इनवॉइसेज मिली हैं और खास बात यह है कि पीयूष जैन पर छापेमारी की कार्रवाई इन्हीं फेक इनवॉइसेज और जीएसटी की चोरी के इल्जाम में की गई। तब अफसरों को यह नहीं मालूम था कि पीयूष जैन के ठिकानों से उन्हें इतनी बड़ी मात्रा में अनअकाउंटेड मनी मिलेगा। अब पीयूष जैन ने पूछताछ में यह भी मान लिया है कि उसने टैक्स चोरी की। पीयूष जैन की तरफ से आज कहा गया कि वो 52 करोड़ रुपए का टैक्स भरने के लिए तैयार है, लेकिन टैक्स बचाने के चक्कर में उनके घर से अब तक जो 200 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं, अब उसका हिसाब देना पीयूष जैन को भारी पड़ सकता है। पीयूष जैन को कानपुर की एक कोर्ट ने 14 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को लेकर हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। कहा जा रहा है कि उसके पास 16 बेशकीमती प्रॉपर्टीज के दस्तावेज उसके पास से बरामद हुए। इनमें से 4 प्रॉपर्टीज कानपुर में, कन्नौज में 7, मुंबई में 2 और दिल्ली में 1 प्रॉपर्टी शामिल है। दुबई में भी इस शख्स की 2 प्रॉपर्टीज हैं। कन्नौज में पीयूष जैन के पैतृक आवास पर जीएसटी विजिलेंस टीम के 36 अफसर जांच में जुटे हैं। मकान के अंदर अलमारियों, लॉकर्स, इनको तोड़कर जांच टीम ने नकदी बरामद की है। जांच अधिकारी अब तक 15 अलमारियां और 20 ताले तोड़ चुके हैं। पीयूष जैन के घर में बोरों में भरे नोटों का जखीरा मिला। तस्वीरें आपके सामने, ये जो बोरे आप देख रहे हैं इनमें नोट भरे हुए हैं। कानपुर में पीयूष जैन की कोठी के अंदर तहखाना मिला तो वहीं उसके एक फ्लैट में 500 चाबियां मिली हैं। पीयूष जैन ने यह कैश और गोल्ड घर की दीवारों में कैविटीज बनाकर, अंडर वाटर टैंक, बेडरूम के अंदर सीक्रेट दरवाजे बनाकर रखा हुआ था। घर के अंदर दीवारों और बेसमेंट के बीच में भी सुरंगें बनी हुई थी। डीजीजीआई पिछले 2 महीनों से इसकी रेकी कर रही थी। उसे स्पेसिफिक इनपुट और इंफॉर्मेशन मिल रहा था, इसलिए पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन मिलने के बाद छापेमारी की कार्रवाई की गई। जानकारी मिली कि पीयूष जैन अपनी कोठी की रखवाली में पुराने चौकीदार नहीं रखता था। वो चौकीदार को 1 या 2 साल से पहले बदल देता था। 7 से 8 हजार रुपए महीने की तनख्वाह पर रखे गए इन चौकीदारों को घर के अंदर जाने की सख्त मनाही थी। अब आपको पीयूष जैन के घर से मिली सोने की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, 1-1 किलो सोने की ईंटें, गोल्ड बार्स कहते हैं इन्हें। तस्वीरों में आपको 23 गोल्ड बार्स दिख रही होंगी। एक गोल्ड बार 1 किलो की, यानी पूरे 23 किलो सोना, वो भी 24 कैरेट खरा सोना। इन गोल्ड बार्स पर फॉरेन यानी विदेश की मार्किंग है, इसलिए डीजीजीआई ने अब जांच में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई को भी शामिल करने का फैसला किया है। अब डीआरआई यह पता लगाएगी कि फॉरेन मार्क वाले इन गोल्ड बार्स को पीयूष जैन ने कहां से हासिल किया। इस सोने को तहखाने और घरों की दीवारों में बनी कैविटीज में इस तरह रखा गया था कि इन तक पहुंचने के लिए अफसरों को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी।
इस वक्त डीजीजीआई अहमदाबाद की 40 से ज्यादा अफसरों की टीम कानपुर और कन्नौज में पीयूष गोयल के ठिकानों की जांच कर रही है। अहमदाबाद में बैठे अफसर पल पल की डिटेल ले रहे हैं। अहमदाबाद में हमारे संवाददाता निर्णय कपूर को इस पूरे ऑपरेशन की डिटेल मिली। निर्णय ने इस रेड के बारे में जो जानकारी दी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे सुनकर आपको समझ आएगा कि यह ऑपरेशन डीजीजीआई के लिए कितना मुश्किल था। किस तरह से फिल्मी अंदाज में इसको छुपा करके रखा गया था। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो जानकारी मिली थी डीजीजीआई को, उसमें साफ तौर पर यह बताया गया था कि एक बहुत बड़ी रिकवरी की संभावना है और बाकायदा उसे सीक्रेट तरीके से छुपा करके रखा गया। और यहाँ पे जब अधिकारी पहुंचे तो उनके भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि कुछ कैविटीज़ ऐसी थी, उनके टेक्निकली जब मेजरमेंट लिए गए तो बड़ा मुश्किल लग रहा था अधिकारियों को कि इसके अंदर से आदमी अंदर कैसे जा सकता है। और आप देखिए जब अंदर ये कैमरा घूमता हुआ जा रहा है तो एक रास्ते से दूसरा रास्ता, कई जगह उन्होंने बताया कि ऊपर नीचे एकदम सुरंग जैसा आकार बना हुआ था। अंडर वाटर टैंक के अंदर पूरा सैंडलवुड ऑयल छुपा के रखा हुआ था। एक अंडर वाटर टैंक के अंदर बाकायदा कैश छुपा करके रखा गया था। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अब तक आपने फिल्मों में देखा होगा, हाल ही में एक बड़ी फिल्म आई थी इसी तरह से रेड की, बिल्कुल उसी अंदाज में ये सारी चीज़ें जो हैं, ये घर के अंदर ये सारा जो काला धन है उसको छुपा करके रखा हुआ था। और काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। इनफैक्ट पूरे घर में कई जगह पे तोड़फोड़ करनी पड़ी है। इनफैक्ट कुछ ऐसे पॉइंट्स भी दिखे जिसको नॉर्मली देखने से और इनफैक्ट तोड़ने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ भी कोई कैविटी हो सकती। पीयूष जैन के घर के अंदर बेशुमार दौलत थी। दीवारों में, अलमारियों में, बोरियों में कैश भरा हुआ था, लेकिन किसी को उसकी इस अथाह दौलत के बारे में शक ना हो, इसलिए वो शो ऑफ नहीं करता था। शादी में जाना हो, किसी सार्वजनिक समारोह में जाना हो तो बिल्कुल सादे कपड़े पहनकर जाता था। पीयूष जैन के पास 2 गाड़ियां हैं, बहुत महंगी नहीं है। यानी अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की थी कि उसकी दौलत को लेकर आम लोगों की या फिर सरकारी एजेंसियों की नजर में वो ना आए। लेकिन जीएसटी की चोरी करने के चक्कर में, इस लालच में पीयूष जैन ऐसा फंसा कि अब उसकी सारी हकीकत धीरे धीरे सामने आ रही है। हालांकि पीयूष जैन की तरफ से आज अदालत में कहा गया कि उसके ऊपर सिर्फ 32 करोड़ का टैक्स बनता है, वो 52 करोड़ का टैक्स भरने को तैयार है। पीयूष जैन के वकील ने कहा कि इस केस में उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी जरूरी नहीं थी। अब 1-2 दिन के बाद बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे। पीयूष जी का आज रिमांड आया था। रिमांड में हमने ऑब्जेक्शन रेज किया कि साहब ये रिमांड इनलीगल है, विधिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। 41A का इन्होंने पालन नहीं किया। 4-5 दिन से हमारे क्लाइंट को अनावश्यक डिटेन किए हुए हैं और उस पर प्रेशर बनाकर आपने स्टेटमेंट दर्ज करा लिए, दबिश डाल दी। जो पैसा है उसके संबंध में जब लीगल प्रोसेस आएगा तो हम अपना पक्ष रखेंगे। अब नहीं, देखिए अभी उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं। अभी ये उनका आरोप है, हम उस आरोप को अपना डिफेंस देंगे जब केस चलेगा। अभी हम नहीं कह सकते इस बारे में। रिमांड में कोर्ट ने यह कहा है कि अभी इनको रिमांड दिया जा रहा है और अभी शीतकालीन अवकाश चल रहा है। जैसे कि 2 तारीख को कोर्ट खुलेगी, 1 तारीख को हम लोग बेल पर जाएंगे और अपनी 14 दिन का ही जेल जाएंगे। ये ट्रांजिट रिमांड नहीं था, ट्रांजिट रिमांड नहीं था। जी हाँ, ट्रांजिट रिमांड होता तो उसका और विरोध होता। ट्रांजिट रिमांड नहीं था, ये जेल ही जाएंगे। जी हाँ, भी जा सकते हैं क्या? अभी नहीं, जाएंगे तो उसका ऑब्जेक्शन करेंगे हम। अभी ये नहीं जा सकते हैं। और जो हमारे को पेनाल्टी बन रही है, उस पेनाल्टी को देने का हमने एप्लीकेशन दी है कि साहब पेनाल्टी हमारे खाते से ले ली जाए, जो पैसा आपने सीज किया है। टोटल रिकवरी कितने की दिखाई है? टोटल रिकवरी इनके दिखाने पर हम नहीं जाएंगे। इनका कहना है कि 32 करोड़ की जीएसटी हमारे खिलाफ बन रही है चोरी। हमने 52 करोड़ रुपए के लिए लिख कर दे दिया है कि आप पेमेंट ले लीजिए हमारे खाते से जो पैसा आपने सीज किया, और बैंक को भी इन्फॉर्म कर दिया। सोचिए, जिस कारोबारी के पास से अब तक 200 करोड़ रुपए का कैश बरामद हो चुका है, अब उसकी हालत क्या है, उसकी कल की रात कैसे कटी होगी, ये देखिए। पुलिस थाने में फर्श पर लेटे जिस व्यक्ति की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही पीयूष जैन है जो रोज नोटों की गड्डियों पर सोता था। पीयूष जैन को कल रात कानपुर में काकादेव थाने में रखा गया। थाने में कोई शानदार रेस्ट रूम तो होता नहीं, इसलिए पीयूष जैन थाने के फर्श पर ही लेटा। 2 कंबल थे, एक कंबल जमीन पर बिछाया, दूसरा ओढ़ा, और इस तरह पूरी रात कटी। कानपुर में कल रात तापमान 12 डिग्री के आसपास था और इतनी सर्दी में पीयूष जैन को थाने के फर्श पर लेटकर अपनी रात काटनी पड़ी। आज सुबह पीयूष जैन को मेडिकल के लिए ले जाया गया, फिर उसे अदालत में पेश किया गया और कोर्ट ने पीयूष जैन को 2 हफ्ते के लिए जेल भेज दिया। पीयूष जैन के पास इतनी दौलत आई कहां से, इसे लेकर जितना बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, उतना ही राज इस बात को लेकर भी है कि पीयूष जैन
क्या किसी पार्टी से जुड़ा है? बीजेपी तो लगातार इल्जाम लगा रही है कि पीयूष जैन का रिश्ता समाजवादी पार्टी से है। हालांकि समाजवादी पार्टी इसे गलत कहती है। पीयूष जैन से किसी भी तरह के रिश्ते से पार्टी इनकार कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जिस कंपनी के मालिक के यहां छापा पड़ा है वो तो सोशल मीडिया पर बीजेपी का प्रचार कर रहा था। ये शिखर पान मसाला वाले जिनके यहाँ कानपुर में रेड पड़ी है, लगातार ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अपने ट्विटर अकाउंट पे कर रहे थे। बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे थे अपने ट्विटर अकाउंट पे। अचानक जब समाजवादी पार्टी ने रीट्वीट कर दिया तो वो प्रचार वाला, बीजेपी के प्रचार वाला जो पोस्टर था शिखर पान मसाले ने डिलीट कर दिया। उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है इस शिखर पान मसाले के साथ बीजेपी का रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। लेकिन बीजेपी भी इस मुद्दे पर बहुत आक्रामक है। बीजेपी की तरफ से हमले की कमान खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। सीतापुर की एक रैली में योगी ने आज कहा कि पापियों ने देवी लक्ष्मी को दीवारों में कैद कर रखा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों में कैद लक्ष्मी को अब मुक्ति मिल रही है। योगी ने कहा कि अब पता चला कि बबुआ नोटबंदी को लेकर इतना परेशान क्यों था। शौचालय का पैसा पहले कहां चला जाता था, बिजली का पैसा कहां चला जाता था। भाइयों बहनों, मैंने तो आज तक देखा था और मैंने सुना था और पुराणों में भी, धार्मिक ग्रंथों में भी यही बात मैं मानता था, सुनता था, देखता था कि देवी लक्ष्मी दीपावली के दिन दीपोत्सव के साथ आती है। लेकिन इन पापियों ने तो दीवालों में बंद करके रखा है। देखा आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों में दीवालों से भी देवी लक्ष्मी अब निकलने लग गई है। नोटों की गड्डियां अनगिनत गिने नहीं जा रहे हैं, 3 दिन से गिने जा रहे हैं और गिनते गिनते जब सभी अधिकारी थक गए हैं तो समाजवादी पार्टी के बबुआ अपने जेब में बोतल लेकर के फिर रहे हैं। अब उनको अपना असली चेहरा जनता के सामने जब नहीं दिखाई दे रहा है तो स्वीडन में बनी हुई बोतल को अपनी जेब में रख करके एक नई नौटंकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, अब समझ में आया होगा कि बुआ और बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे। ये नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे? क्योंकि प्रदेश को लूट करके इन लोगों ने अपने घरों की दीवारों में नोट को कैद करके रखे हुए थे और इनको भय था कि अगर मोदी जी इन नोटों को चलन से दूर कर देंगे तो ये लोग अपने हाथ पर पटोला रह करके घूमते रहेंगे और फिर इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। और आज दृश्य आप देख रहे होंगे, समाचार पत्रों में भी कुछ आया है, चैनल ने भी कुछ दिखाया है, सोशल मीडिया में भी आपने इनके काम को नहीं, इनके इन कारनामों को देखा होगा। पीयूष जैन के घर से जो रिकवरी हुई है वो अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी कैश रिकवरी है। इससे पहले हैदराबाद में एक आईटी कंपनी के मालिक के घर से रेड में 160 करोड़ रुपए कैश मिले थे। इस बार पीयूष जैन के घर से अब तक 194 करोड़ कैश मिल चुका है। अब जीएसटी इंटेलिजेंस ये पता लगाएगी कि पैसा आया कहां से, कारोबार का काला पैसा था या पैसे का सोर्स कहीं और है। एक बार डीजीजीआई की जांच पूरी हो तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्शन में आएगा। मतलब पीयूष जैन अब लंबे वक्त तक अंदर गए। लेकिन यह भी सही है कि पीयूष जैन के जेल जाने के बाद यह मामला शांत नहीं होगा। यूपी के इलेक्शन में अब यह बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। योगी ने इसके संकेत दे दिए हैं। अब इलेक्शन की रैलियों में बीजेपी के नेता सवाल पूछेंगे और समाजवादी पार्टी के नेता उन सवालों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे। आज एक और बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ से रायपुर में हुई धर्म संसद में महात्मा गांधी का अपमान हुआ। रायपुर में 25 और 26 दिसंबर को इस धर्म संसद का आयोजन किया गया। खास बात यह कि इस धर्म संसद के आयोजक छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष संत राम सुंदर जी थे। राम सुंदर दास को छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है। इस धर्म संसद में महाराष्ट्र के एक कालीचरण महाराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दे दी सरेआम। बापू के हत्यारे नाथुराम गोडसे का महिमा मंडन किया। इस तथाकथित साधु ने बापू के बारे में ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे हम आपको सुना नहीं सकते।
एक साधु के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर सबको हैरानी हुई। इस तरह की भाषा पर सबने आपत्ति जताई, लेकिन सियासत होनी थी हुई। महाराष्ट्र विधानसभा में कालीचरण महाराज के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग हुई और छत्तीसगढ़ में कालीचरण महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो भी गई। कालीचरण महाराज के बयान पर कैसे पॉलिटिक्स हुई ये मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले उनके बयान के एक अंश को आपको सुनाते हैं जिस पर विवाद है। इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश, और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो वाली। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। महात्मा गांधी के बारे में कहे गए अभद्र शब्दों पर जब किसी ने उन्हें रोका नहीं तो कालीचरण महाराज का उत्साह बढ़ गया। वो और भड़काऊ बातें कहने लगे। कालीचरण महाराज ने कहा कि अगर देश को बचाना है तो धर्म और राजनीति को अलग करके नहीं देखना होगा। हिंदू तभी तक सुरक्षित रहेगा जब देश की कमान, सरकार की कमान कट्टर हिंदू नेता के हाथ में होगी। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दंगे धोपे करने की जरूरत नहीं है और आपकी तैयारी भी नहीं है, आपकी तैयारी भी नहीं है। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले न होते तो अपना सत्यानाश हो चुका था कब का। इसमें धर्मात्मा लोग हैं, पर महाराज जी हमारी साइड नहीं लेते, ये पुलिस वाले हमारी साइड नहीं लेते। हमको समझाते हैं कि तुम ज्यादा जुलूस मत निकालो, चिल्ला पुकारा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मुसलमान एरिया से भगवा रैली मत निकालो, ये पुलिस वाले हमको समझाते हैं। तो इसमें पुलिस वालों का कसूर लगता है क्या आप लोगों को? ना 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 ना, पुलिस किसके गुलाम है? पुलिस के हाथ में हथकड़ियां है। पुलिस भी गुलाम है किसकी? प्रशासन की। प्रशासन किसका गुलाम है? शासन का। शासन किसका गुलाम है? नेता नगरी का। राजाओं का गुलाम है शासन, राजाओं का गुलाम, शासन का गुलाम प्रशासन, प्रशासन की गुलाम पुलिस। पुलिस कितनी भी धर्मात्मा हो, हिंदुओं को तब तक के सपोर्ट नहीं कर सकती जब तक के राजा कट्टर हिंदुवादी नहीं है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? हालांकि कार्यक्रम का आयोजन तो कांग्रेस की ही सरकार ने किया था, लेकिन जब महात्मा गांधी पर दिए गए कालीचरण महाराज के बयान पर विवाद हुआ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही सड़कों पर उतरे। कालीचरण महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे के बयान के आधार पर कालीचरण महाराज के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस फाइल किया गया है। कांग्रेस के लीडर प्रमोद दुबे भी उस धर्म संसद में मौजूद थे जहां यह विवादित बयान दिया गया, लेकिन वहां उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब विवाद हुआ तो शिकायत करने थाने पहुंच गए और कालीचरण महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। कांग्रेस के नेता अब कह रहे हैं कि इसे पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि जनता की तरफ से दर्ज शिकायत समझा जाना चाहिए, क्योंकि लोगों की यह भावना है कि महात्मा गांधी का अपमान करने पर कालीचरण महाराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। कानून के ऊपर कोई नहीं है। महात्मा गांधी इज फादर ऑफ द नेशन। उनके प्रति इस प्रकार के शब्द यूज करना बड़ी शर्म की बात है। और मैं इसको कांग्रेस की एफआईआर नहीं मानता हूँ, ये जनता की एफआईआर है। और जो लोग संविधान का मजाक उड़ाएंगे, राष्ट्रपिता का मजाक उड़ाएंगे, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, 25 और 26 दिसंबर को रावण भाटा मैदान में धर्म संसद का आयोजन कराया गया था, जिसमें कालीचरण महाराज के द्वारा कुछ आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी व्याख्यान दिया गया। उसमें प्रार्थी श्री प्रमोद दुबे के द्वारा टिकरापारा थाने में अपराध दर्ज कराया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना टिकरापारा में गैर जमानती धारा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण की विवेचना की जा रही है। चूंकि धर्म संसद का आयोजन कांग्रेस शासित राज्य और कांग्रेस नेताओं की छत्रछाया में हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी को राजनीति करने का मौका मिला। ओवैसी ने इस पूरे मुद्दे पर एक के बाद एक 14 ट्वीट किए। लिखा कि धर्म संसद का आयोजन करने वाले राम सुंदर छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। उनकी मौजूदगी में महात्मा गांधी का अपमान हुआ। साथ ही इस्लाम और मुसलमानों को लेकर भी कई बातें कही गई। क्या राम सुंदर को यह बयान आपत्तिजनक नहीं लगे?
क्या यह बयान निंदनीय नहीं है? ओवैसी ने लिखा कि जब कालीचरण महाराज भाषण दे रहे थे तो दर्शकों के बीच कांग्रेस के नेता प्रमोद दुबे, बीजेपी के नेता सचिदानंद उपासने और नंद कुमार साय मौजूद थे। किसी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। ओवैसी ने सवाल किया कि कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी का ओवैसी ने कहा कि सवाल कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी का नहीं है, कांग्रेस ने सम्मेलन में हिस्सा क्यों लिया? सम्मेलन में दूसरे उग्रवादियों ने भी कई नरसंहारी बयान दिए। सब कुछ कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में हुआ। इसके अलावा भी ओवैसी ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए और कहा कि राहुल गांधी को सम्मेलन से दूर रखा गया, यह निंदनीय है। क्या हम यह समझें कि हिंदू बनाम हिंदुत्व वाली बातें बस जुमला थी? सब इस रेस में लगे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन। ओवैसी ने कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ की सरकार पर आरोप लगाए तो जवाब देने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए। कहा उनकी सरकार इस तरह के भड़काऊ भाषणों को बर्दाश्त नहीं करेगी। बघेल ने बीजेपी पर छत्तीसगढ़ का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। कहा बीजेपी के नेता कालीचरण महाराज के बयान पर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनकी सरकार महात्मा गांधी का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। ये धरती शांति का है, प्रेम का है, भाईचारा का है। ये गुरु घासीदास की धरती, कबीर की धरती है। और यहाँ इस प्रकार से उत्तेजक बातें या हिंसात्मक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। और राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। और धर्म मंच है और उसमें महंत रामसुंदर दास जी ने जो कदम उठाए बिल्कुल स्वागत योग्य है। और ये धर्म मंच है, सनातन धर्म की बात है, तो सनातन धर्म में इस प्रकार से किसी इस प्रकार से बात कही जाना तो स्वीकार्य नहीं है। और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और शासन जितने भी कड़क कदम उठाए जा सकते हैं उठाएंगे। भूपेश बघेल तो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस सारे विवाद का ठीकरा धर्म संसद के आयोजकों के सर पर फोड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा कि धर्म संसद में भड़काऊ भाषणों का होना आयोजकों की गलती है। उन्हें पहले साधु संतों को यह बताना चाहिए था किस मुद्दे पर बोलना है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब जो होना था हो चुका। एफआईआर होने से महात्मा गांधी के खिलाफ बोले गए शब्द तो वापस नहीं हो जाएंगे। या तो आयोजन समिति को उसमें विषय वस्तु का निर्धारण करना चाहिए और विषय में बोले, और नहीं तो फिर अपने जो मन की बात है साधु संत धर्म संसद के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि जिनको जो बोलना है बोल के चले गए हैं। रह गई बात तो आप चाहे एफआईआर करें तो भी वो शब्द वापस नहीं होंगे, या उसके निंदा करें तो भी सब वापस नहीं होंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अतिथियों को जो बुलाया जाता है पहले जानकारी लेनी चाहिए कि किनको आमंत्रित करना है, किन्हें आमंत्रित नहीं करना चाहिए, और उनके बारे में पूर्व जानकारी के साथ में यदि किसी कार्यक्रम का आयोजन करें तो कार्यक्रम की सफलता होगी और कार्यक्रम को सफलता मिलेगी। बीजेपी ने धर्म संसद में हुए विवाद के लिए आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया, तो आयोजक भी इस पूरे विवाद से पल्ला झाड़ते रहे। जैसा मैंने आपको बताया कि धर्म संसद का आयोजन छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष संत रामसुंदर दास थे। जिस वक्त कालीचरण महाराज महात्मा गांधी के बारे में भला बुरा बोल रहे थे उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में रामसुंदर दास ने धर्म संसद में आए साधु संतों को फटकार लगाई। कहा कि जिस वक्त महात्मा गांधी का अपमान हुआ लोग तालियां क्यों बजा रहे थे। रामसुंदर दास इतने गुस्से में थे कि जिस धर्म संसद का आयोजन उन्होंने खुद किया था उससे उन्होंने खुद को अलग कर लिया और मंच छोड़कर चले गए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से इस मंच से जिस बात को कह के कह के यहां से चले गए, अब आप बताइए उस समय खुद ताली बजाए थे, क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी थे? टीवी का रिकॉर्ड है, आप देखिए ही सब तक उच्चारण किया गया यहां से, और ताली रूप से खूब बजी थी। सन 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वर्ष भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद।
राम सुंदर दास ने मंच से वॉकआउट किया तो वहां मौजूद बाकी साधु संत सकते में आ गए। उन्होंने कहा कि धर्म संसद का आयोजन सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। सारे भाषण सनातन धर्म को लेकर ही हुए, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चला कि कालीचरण महाराज जिस तरह महात्मा गांधी का अपमान करके चले गए। आपके मुख्य संरक्षक आपको छोड़ के चले गए, डांट के चले गए, बोल के गए कि महात्मा गांधी को गाली देने के लिए आपने ये बुलवाया था क्या? ऐसा कुछ भी नहीं था। आयोजन में ये सनातन धर्म के लिए हमने आयोजन को किया था कि यहाँ पे जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको सनातन धर्म के बारे में जानकारी दे। तो ये जो जानकारी आप दे रहे थे, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, क्या वो सही था? वो गलत था, पूरा गलत था। जिसमें क्योंकि मैं क्षमा भी चाहता हूँ, हमारी पूरी आयोजक समिति इस चीज के लिए क्षमा चाहती है। जो वहाँ पे वो बाकी जितने संत आए थे, सभी संतों ने अपने सनातन धर्म के बारे में बाकायदा अच्छे से कहा। हमको यह जानकारी नहीं थी कि कालीचरण महाराज आकर के महात्मा गांधी के बारे में, लेकिन आपने उनको रोका भी नहीं। उन्हें हमने पहले भी कहा था कि इस मंच में कोई भी राजनीति दल या राजनीति नेता के बारे में चर्चाएं नहीं होंगी, केवल सनातन धर्म के बारे में ही चर्चा होगी। ये पहले भी सभी संतों को कहा गया था। वैसे इस मुद्दे पर आज महाराष्ट्र विधानसभा में भी खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने कालीचरण महाराज को गिरफ्तार करने की मांग की। दरअसल कालीचरण महाराज महाराष्ट्र के अकोला के रहने वाले हैं। उनकी आखिरी लोकेशन भी महाराष्ट्र में ही पाई गई है। एनसीपी के नेता और उद्धव सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि वो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से कालीचरण महाराज को गिरफ्तार करने और उन पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग करेंगे। कालीचरण महाराज जो फर्जी साधु है, महात्मा गांधी को गरियाने का काम किया है। हमें लगता है ये महात्मा गांधी का नहीं, देश का अपमान है। गोडसे का महिमा मंडल देश में जब से मोदी सरकार आई शुरू हो गया। अब मर्यादा लांघ कर महात्मा गांधी को गरियाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। हम मांग करते हैं कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और कालीचरण जो फर्जी महाराज है उसकी गिरफ्तारी हो। जानकारी मिल रही है कि वो अकोला का रहने वाला है। हम गृह मंत्री से कहेंगे कि देखें कौन है ये व्यक्ति, और हो सके तो महाराष्ट्र में भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज के इस फर्जी बाबा को गिरफ्तार करने का काम किया जाए। सब ये कह रहे हैं कि बापू को गाली देने के मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत कर सब रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस धर्म संसद में बापू को गाली दी गई, उस धर्म संसद में कांग्रेस के विधायक मौजूद थे। उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं किया, न विरोध किया। लेकिन जब वीडियो बाहर आया, इस मामले में विरोध शुरू हुआ, तो खुद कांग्रेस के विधायक एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गए। महात्मा गांधी का अपमान करने वाले महाराष्ट्र का रहने वाला है, तो वो इस वक्त महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। लेकिन एक्शन लेने की बजाय विधानसभा में स्पीकर से निर्देश देने की मांग की जा रही है। इस मामले में बीजेपी हमलावर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बापू को गाली दी गई, वहां कांग्रेस की सरकार है। महात्मा गांधी को गाली देने वाला महाराष्ट्र का रहने वाला है, वहां कांग्रेस की सरकार है। इसीलिए बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। अब आपको हम पंजाब की राजनीति का हाल दिखा देते हैं। आज बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी के साथ फॉर्मल अलायंस कर लिया। आज दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह के घर पर एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पंजाब बीजेपी के इंचार्ज और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींढसा शामिल हुए। मीटिंग में तीनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को आखिरी रूप दिया गया। तय यह हुआ कि तीनों पार्टियों के नेताओं की एक कमेटी बनेगी, जो अलायंस के मैनिफेस्टो के अलावा यह भी तय करेगी कि कौन सी पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ेगी। कैप्टन साहब की पार्टी, आदरणीय ढींढसा साहब की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज आधिकारिक रूप से तीनों दलों के प्रमुख के बीच में एक लंबी वार्ता और बैठक संपन्न हुई है। आज इस बात की आधिकारिक घोषणा हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं कि तीनों पार्टियां साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ये तय किया गया है सीटों के बंटवारे को लेकर के, संख्या को लेकर के, और कौन सी पार्टी लड़ेगी इसको लेकर के। तीनों ही दलों के दो प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। आज नाम तय किए जाएंगे और आने वाले 1-2 दिन के बाद में उसकी बैठक होगी। अभी यह तय नहीं हुआ है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के संयुक्त के नेता सुखदेव ढींढसा ने 30 से ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी।
हम इकट्ठे लड़ेंगे इलेक्शन और 6 मेंबरी कमेटी बनेगी, 2-2 मेंबर तीनों पार्टियों के आएंगे। वही तो फैसला करेंगे कि कौन कौन से मुद्दे हैं पंजाब के, सिखों के, दलितों के और ओबीसी के जितने भी होंगे, तो वही कमेटी जिसको ये कहते हैं मैनिफेस्टो का, वही विचार करेगी क्या क्या लेना है और वही सीटों की बात करेगी कौन कहाँ से जीत सकता है। कोई किसी ने ये नहीं हुआ कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा, लेकिन जहाँ पर कोई जीत सकता है तो उसके लिए वो रिकमेंड करेंगे कि वहाँ ये जीत सकती है, ये पार्टी जीत सकती है। आपने तो असेसमेंट किया होगा कि हमारे 30 से तो ज्यादा हैंगी। तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी जो है वो 30 सीटों से ज्यादा पर हमारे है असर बहुत है। पंजाब में कैप्टन और ढींडसा का साथ मिलने से बीजेपी को फायदा तो होगा, लेकिन यह भी सही है कि इस वक्त पंजाब में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। मुश्किल यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू रोज कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिस पर कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अब पंजाब पुलिस के कुछ अफसरों ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल नवजोत सिद्धू ने 8 दिन पहले सुल्तानपुर लोधी की पब्लिक मीटिंग में पुलिस फोर्स पर एक अपमानजनक कमेंट किया था। 19 दिसंबर को सिद्धू ने कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के सुल्तानपुर लोधी में एक रैली की थी और इस रैली में सिद्धू ने मंच पर मौजूद कांग्रेस विधायक नवतेज चीमा की पीठ पर हाथ रखकर कहा कि अगर ये दबंग विधायक चिल्ला दे तो थानेदार की पैंट गीली हो जाती है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू बाबा नजरा नहीं पड़ियां झुकण वास्ते। देखिया शेरो शायरी ते नाल दी नाल करंट आउंदा। ए नजरा नहीं पड़ियां झुकण वास्ते, ए ते बणियां ने शहीदियां ते खुमारियां दे लई। ओ 2 कम्मां वास्ते ए सिर बने, या आरियां दे लई ते या सरदारियां दे लई। टका के मारो, ठोक के मारो, जरा माहौल गर्म करो। आ मुंडा वेखो पीली जैकेट पा के गाडर वर्गा, थानेदार नूं खंगारा मारे पैंट कर दिंदा गिल्ली। ठोको ताड़ी इहदे नां दी। सिद्धू के इस आपत्तिजनक कमेंट से पंजाब पुलिस आहत है, पुलिस फोर्स में नाराजगी है। चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल ने तो सिद्धू के खिलाफ खुलकर विरोध किया और उन्हें मानहानि का एक नोटिस भिजवा दिया। लीगल नोटिस में सिद्धू को बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया है। डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल ने खुद एक वीडियो जारी करके कहा कि लीडर्स को ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। डीएसपी चंदेल ने कहा कि अगर सिद्धू पुलिस एस्कॉर्ट के बिना पब्लिक में निकल जाएं तो उन्हें एक रिक्शे वाला भी नहीं पूछेगा। सियासत के रंगों में न डूबो इतना कि वीरों की शहादत याद न आए। जरा सा याद कर लो वादे जवां के, गर आपको अपनी जवां का कहा याद आए। साथियों, 2-3 दिन तो एक वीडियो वायरल हो रही है जिस विच नवजोत सिंह सिद्धू अपने एक साथी नूं कह रहे हैं, वेखो मुंडा गाडर वर्गा पीली जैकेट वाला खंगूरा मार के थानेदार की पैंट गिल्ली कर दो। बड़े शर्म वाली गल है कि इस तरह के सीनियर लीडर अपनी ही फोर्स बारे इस तरह के शब्द बरतन और उन्होंने बेइज्जत करन। उही फोर्स उन्होंने हिफाजत करती है, उन्होंनी फैमिली की हिफाजत करती है, उन्होंने राखी करती है। जे एडी गल है तो यह फोर्स नूं वापस करके अपने आप घूमन। 10-10, 20-20 बंदे एक कंपनी अपने नाल लई घूमते हैं फोर्स दी। फोर्स तो बिना तो रिक्शे वाला भी इन्हां दा कहा नहीं मनता। सो मैं दिलशेर सिंह चंदेल डीएसपी इस गल की पुरजोर शब्दों के नाल निखेधी करता हूं और मैं हिंदुस्तान की पुलिस वालों, पंजाब की पुलिस वालों, चंडीगढ़ की पुलिस वालों इस गल की निखेधी करता हाँ ते रोस प्रगट करता हाँ कि उन्होंने इस तरह के शब्द अपनी फोर्स बारे नहीं बोलने चाहिए। पंजाब पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने भी सिद्धू की बातों पर कड़ा एतराज जताया। जालंधर में तैनात एसआई बलबीर सिंह ने पंजाब पुलिस के महानिदेशक से अपील की कि वो पंजाब पुलिस की छवि खराब ना करने को कहें। एसआई बलबीर सिंह ने कहा कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करते हैं और ऐसे बयानों से पुलिस फोर्स का मनोबल गिरता है। ये बहुत ही माड़ी गल है कि साडे खिलाफ यह जी जिहड़ी भाषा वो एक बहुत ही बड़े अहुदेदार वालों ये बोली गई है और मैं दी घोर उल्लंघना करदा और मैं डीजीपी पंजाब जी नूं बेनती करदा कि डीजीपी साहब पंजाब पुलिस के अक्स नूं बिल्कुल खराब ना होण दिता जाए। असीं अपने परिवारां समेत
ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ सब इंस्पेक्टर ASI और बहुत ही उच्चे रैंक ते पुलिस अफसर साहबान ने। और मैनू इस गल का बहुत अफसोस है कि सिद्धू साहब जी वालों पूरे ही पंजाब पुलिस नूं ये गल कही गई है, ना कि एक थानेदार नूं कही है। और मैं आप जी नूं दसना चाहुंदा कि सिद्धू साहब जी असीं जिहड़े है असीं बिल्कुल डरपोक नहीं है, असीं दलेर हां। साडी दलेरी दे किस्से पूरा मुल्क जाणदा। पुलिस अफसरों के साथ साथ अब विरोधी दलों के नेता भी सिद्धू के बयान को मुद्दा बना रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा कि यूनिफॉर्म का इस तरह अपमान देखकर दुख हुआ। पंजाब पुलिस ने राज्य के लिए शहादतें दी हैं, अब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष उनका मजाक उड़ा रहे हैं, ये शर्मनाक है। इस मामले में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने बहुत तल्ख टिप्पणी की। सुखबीर बादल ने कहा कि सिद्धू बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं, अब उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹੁਣ ਸੋ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ नहीं लेना। ये बात तो सही है कि नवजोत सिंह सिद्धू कब क्या कहेंगे वो खुद भी नहीं जानते। सिद्धू पहले कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ लड़ रहे थे, राहुल गांधी ने कैप्टन को हटा दिया। सिद्धू के कहने पर चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया तो सिद्धू ने चन्नी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। किसी तरह दोनों में पैचअप हुआ तो आज अब पंजाब पुलिस का अपमान कर दिया। कुल मिलाकर 5 महीने पहले तक पंजाब में कांग्रेस की हालत सबसे मजबूत थी, लेकिन सिद्धू के चक्कर में अब कांग्रेस का हाल क्या होगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता। कांग्रेस दिन ब दिन कमजोर हो रही है और आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है। आज चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। 35 सीटों वाले चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने 14 सीटें जीती। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, कांग्रेस तीसरे नंबर पर आ गई। अब तक जिस बीजेपी का चंडीगढ़ नगर निगम पर कब्जा था उसे 12 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें मिली, अकाली दल को 1 सीट। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजों से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि बीजेपी के मेयर रविकांत शर्मा अपने ही वार्ड से चुनाव हार गए। बीजेपी के 3 पूर्व मेयर भी चुनाव हार गए। देवेश मुदगिल, राजेश कालिया चुनाव हारे, जबकि चंडीगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व मेयर अरुण सूद अपने वार्ड में बीजेपी कैंडिडेट को जिता नहीं पाए। आज जो नतीजे चंडीगढ़ म्युनिसिपल इलेक्शंस के आए हैं, ये साफ तौर पे केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जीत है। ये साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल जी की एक साफ राजनीति, ईमानदार छवि और दिल्ली में जो ट्राइड एंड टेस्टेड गवर्नेंस मॉडल दिया है उसकी जीत है। चंडीगढ़ तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पंजाब पूरी पिक्चर है। आम आदमी पार्टी ने नारा दिया है कि एक मौका केजरीवाल को, और चंडीगढ़ में आज जो नतीजे आए उससे साफ हो गया कि चंडीगढ़ के लोग इस नारे को आत्मसात कर चुके। पंजाब की जनता ने पहले ही मन बना रखा है कि अकाली बीजेपी को, कांग्रेस को बार बार देख लिया, अब की बार एक मौका केजरीवाल जी को ही देना है। और दिल्ली का मूड देख के, पंजाब का मूड देख के चंडीगढ़ में भी इस बार मूड बना और लोगों ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को नकार के आम आदमी पार्टी को चुना। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में जीत से आम आदमी पार्टी जोश में है, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो हारे नहीं हैं। चंडीगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण सूद ने कुछ आंकड़े गिनाए और बताने की कोशिश की कि अभी भी वो चंडीगढ़ में नंबर 1 है। बीजेपी हारी नहीं है जी। बीजेपी को 12 सीटों पे बीजेपी के कैंडिडेट विजयी हुए हैं और 4 सीटों पर हम बड़े बिल्कुल नॉमिनल मार्जिन से, एक सीट पर 9 से, एक पे 12 पे, एक पे 76 पे और एक से 315 वोटों पे हमारे कैंडिडेटों को जो है वो हार मिली है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हम सीटें आम आदमी पार्टी से जरूर 2 कम होंगे। हमारे पास हमारे एमपी हैं जो किरण खेर जी, वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, तो हम कुल मिला के 13 हैं, वो 14 हैं। लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 30% पे है और आम आदमी 27% पे है। आज वोट प्रतिशत हमारा 3% है और आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान की पार्टी है। कांग्रेस का कितने वोट? कांग्रेस का लगभग हमसे 1% कम है
वो दूसरे नंबर की हैं, हम नंबर 1 की पार्टी हैं वोट प्रतिशत में। हार की बात कांग्रेस के नेता भी नहीं मान रहे। चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला ने कहा कि हारी तो बीजेपी है। डेंट कांग्रेस को कहां दिया, डेंट तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। पिछले चुनाव में 26 में से भारतीय जनता पार्टी को 21 सीटें मिली थी और अब 35 अगर जोड़ लें, 9 और जोड़ लें तो उनको उस हिसाब से 26-27 मिलनी चाहिए थी। तो वो उनकी तो आधे से भी कम हो गई, 12 ही रह गई हैं और हमें 4 से 8 मिली हैं। और वोट शेयर जो है अभी आंकड़े इलेक्शन कमीशन के आए हैं, सबसे ज़्यादा कांग्रेस को मिला है 29.73 और 29.23 बीजेपी को है। आम आदमी पार्टी तो बहुत कम है। लेकिन ये एक रणनीति के तहत शायद मुझे लगता है कि इन्होंने दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा है कि या तो आम आदमी पार्टी जीत जाए या भाजपा जीत जाए, कांग्रेस को बाहर करना है। उसमें शायद ये कामयाब हो गए हैं कि कांग्रेस की सीटें कम हुई हैं। उस लिहाज से कांग्रेस ठीक आज लग रही है हमें तीसरी पार्टी, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों अपनी जीत का दावा कर रही हैं। फैक्चुअल पोजीशन क्या है मैं आपको बता देता हूं। पहली बात यह कि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो चंडीगढ़ का मेयर आम आदमी पार्टी का होगा। दूसरी बात यह सही है कि सबसे ज्यादा 14 वार्ड्स में आम आदमी पार्टी जीती है, दूसरे नंबर पर बीजेपी, तीसरे पर कांग्रेस है। लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज देखें तो मामला बिल्कुल उल्टा है। सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले, दूसरे नंबर पर बीजेपी है, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर है। इसलिए चंडीगढ़ नगर निगम के नतीजों को सब अपनी जीत बता सकते हैं और विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी में थे। मोदी ने हिमाचल प्रदेश में करीब 8,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखी, जबकि करीब 3,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सरकार के काम करने के तरीके, सरकार की नीति और सरकार की नीयत का फर्क साफ दिख रहा है। बीजेपी की सरकार विकास को प्राथमिकता देती है और जिन राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें हैं वो विकास के प्रोजेक्ट्स को लटकाने और अटकाने भटकाने की नीति पर चल रही हैं। हमारे इन सारे प्रयासों के बीच आप एक दूसरा मॉडल भी देख रहे हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, अपना वोट बैंक देखता है। जिन राज्यों में वो सरकार चला रहे हैं उसमें प्राथमिकता गरीबों के कल्याण को नहीं बल्कि खुद के परिवार के कल्याण की ही है। मैं जरा चाहूंगा, देश के पंडितों से आग्रह करूंगा, जरा उन राज्यों का वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी जरा देख लीजिए। उनका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी इस बात का गवाह है कि उन्हें अपने राज्य के लोगों की चिंता नहीं है। साथियों, हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ आपकी हर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निरंतर काम कर रही है। अब सरकार ने तय किया है कि 15 से 18 साल के बीच जो बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, उनको भी 3 जनवरी सोमवार से वैक्सीन लगाना शुरू हो जाएगा। हमारे जो हेल्थ सेक्टर के लोग हैं, फ्रंटलाइन वर्कर है, वो पिछले 2 साल से कोरोना से लड़ाई में देश की एक बहुत बड़ी ताकत बने हुए हैं। उन्हें भी 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज देने का काम शुरू होगा। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें भी डॉक्टरों की सलाह पर प्रिकॉशन डोज का विकल्प दिया गया है। ये सारे प्रयास हिमाचल के लोगों को सुरक्षा कवच तो देंगे ही, यहां के लिए जरूरी टूरिज्म सेक्टर को भी बचाने में और आगे बढ़ाने में ये बहुत मदद करेंगे। अब बात महाराष्ट्र की, जहां बीजेपी विधायक नितेश राणे की एक हरकत को शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मुद्दा बना दिया। नितेश राणे
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे के अपमान का आरोप लगाकर शिवसेना के नेता उन्हें सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। शिवसेना का आरोप है कि 23 दिसंबर को जब आदित्य ठाकरे विधान भवन के अंदर जा रहे थे, तब विधान भवन परिसर में प्रोटेस्ट कर रहे नीतीश राणे ने ठाकरे को देखकर म्याऊं म्याऊं की आवाज निकाली। शिवसेना के नेता नीतीश राणे के इस व्यवहार को अभद्र बताया जा रहा है और राणे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। पहले आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जिस पर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। नीतीश राणे के इस व्यवहार को शिवसेना ने मुद्दा बनाया तो कांग्रेस और एनसीपी के नेता भी शिवसेना का समर्थन करने लगे। नीतीश राणे के मुद्दे पर शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई है। आज दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सदन में इतना हंगामा हुआ कि आदित्य ठाकरे सदन से उठकर बाहर चले गए। आदित्य साहब सभागृह में जा रहे थे, तभी नीतीश राणे ने कुछ आवाज दिया, लेकिन तभी सभागृह में एक चर्चा हुई, सर्वपक्षीय चर्चा हुई। क्या ऐसा कोई भी सदस्य उसका दिल दुख जाए, मन दुख जाए, तो उसको बुरा लगे, ऐसा कोई बात नहीं करने की। लेकिन बाद में 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद नीतीश राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, पत्रकार परिषद लिया। वहाँ पे ऐसा उन्होंने भाष्य किया कि जो भी बोला वो मैंने बोला और वो आदित्य साहब को ही बोला और वापिस बोलूँगा, ऐसा उन्होंने किया। तो हमारा ये कहना है सब शिवसेना का कि ये सभागृह का इतिहास है कि जिन्होंने कुछ गलत बात किया, जिन्होंने संस्कृति को छोड़ के बात किया, उन्होंने एक तो सभागृह में जिसके बारे में बात किया उसकी सॉरी बोलना चाहिए, उसकी क्षमा मांगनी चाहिए, या फिर सभागृह ने उसको निलंबित करना चाहिए। नीतीश राणे को लेकर कांग्रेस के नेता भी खूब बोल रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि इस तरह की बातें करना गुंडागर्दी करने जैसा है। किसी नेता के बारे में अभद्र वक्तव्य करना ये महाराष्ट्र की संस्कृति के लिए अच्छी बात नहीं है। और जो बर्ताव नीतीश राणे ने महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे के बारे में किया, ये गलत है और उसके लिए कुछ तो कुछ रास्ता बनेगा कि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो। हम 4-4 लाख लोगों के बीच में से चुन के आते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ गुंडागर्दी और किसी की नकल करने के लिए नहीं भेजा जाता। बीजेपी के बड़े नेता नीतीश राणे के बर्ताव को गलत तो बता रहे हैं, लेकिन शिवसेना की तरफ से उन्हें निलंबित किए जाने की मांग को गलत कहते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि किसी पर भी एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिस नियम के आधार पे आप किसी सदस्य का, किसी का नाम ना लेते हुए कोई शब्द का उपयोग किया तो उसको निलंबन कर सके। मगर ये बात सही है कि हमारे सभागृह में या सभागृह के बाहर नहीं, पूरे कोई भी जाहिर सभा में शब्दों का इस्तेमाल ये अच्छे ढंग से करना चाहिए। किसी का व्यक्तिगत अपमान हो ये तो भावना किसी में होने की आवश्यकता नहीं, मगर यहाँ पे हमको ये कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता करनी होगी, जिसकी मांग मैंने अध्यक्ष को कहा है, अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट की है कि आप एक समिति बनाइए जिसके आधार पे, तो ये बात नहीं तो आज आप पे आई तो आप कहते हैं कि निलंबन करो, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में जब आप अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, निम्न शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब कहाँ जाते हो। नीतीश राणे और आदित्य ठाकरे के बीच पुरानी अदावत है। नीतीश राणे अक्सर आदित्य ठाकरे को उसी तरह चढ़ाने की कोशिश करते हैं। नेता एक दूसरे पर सियासी हमले बोले यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक दूसरे का अपमान करें ये ठीक नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के खतरे को देखते हुए यूपी में इलेक्शन को टालने पर विचार करने का सुझाव दिया था। आज चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण से ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर डिटेल अपडेट लिया। वैक्सीनेशन की रफ्तार और कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए तैयारियों की जानकारी ली। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, इन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इलेक्शन कमीशन ने इन 5 राज्यों में कोरोना की स्थिति का अपडेट लिया। आज इलेक्शन कमीशन के साथ हुई मीटिंग में हेल्थ सेक्रेटरी के अलावा यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के ऑफिसर्स भी मौजूद थे। इस मीटिंग में चुनाव आयोग ने कहा कि गोवा और उत्तराखंड में सभी एलिजिबल लोगों को तो वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग गई है, लेकिन यूपी, पंजाब और मणिपुर में वैक्सीनेशन में स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। चुनाव आयोग ने हेल्थ सेक्रेटरी से इन राज्यों में वैक्सीनेशन तेज करने को कहा है। अगर कोरोना केसेस की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,531 नए मामले आए हैं। अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो देश में इस वायरस के 578 मरीज हैं।
कोरोना के नए केसेस के मामले में अब भी केरल नंबर 1 है। यहां एक दिन में कोरोना के 1636 मामले आए। महाराष्ट्र में आंकड़ा 1426 रहा। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 331 नए मामले आए हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।